पहले वीडियो में हमने महाजनपद व 8 महाजनपद के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके आगे के, यानी कि टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से हमने 8 तो पढ़ा था और 8 हमारे रह गए थे। तो आज हम उसी को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है अंग। अंग जो महाजनपद है ये कहाँ पे था? वैसे वर्तमान में अभी बिहार का जो भागलपुर मुंगेर वाला जो एरिया है, यानी कि भागलपुर मुंगेर की जो आसपास का जो इलाका है वहाँ पे ये स्थित है। इस टाइम पे यानी कि पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी और उससे भी पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? मालिनी के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि जो चंपा राजधानी है उसको मालिनी भी कहते थे। और ये सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक था। ये जो महाजनपद था यानी कि अंग, ये सबसे प्रसिद्ध महानगरों में से एक था। और जो अंग महाजनपद था, अंग और मगध के बीच में हमेशा संघर्ष रहता था और इन दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था। अंत में जो मगध थे, मगध जो था, जैसे अभी मैंने बताया कि जो अंग और मगध ये दोनों ही महाजनपद थे। जो मगध था वो भी काफी शक्तिशाली महाजनपद था। तो अंग और मगध इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा संघर्ष हो रहे थे और एंड में क्या हुआ? मगध ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। तो मिलाया किसने? तो उस टाइम पे जो मगध के जो शासक थे वो कौन थे? बिंबिसार। जो बिंबिसार थे उन्होंने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। तो हमने अभी बात किया कि जो मगध के उस टाइम पे राजा थे यानी कि जो शासक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे। तो अंग के कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो ब्रह्मदत्त को मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने उनको युद्ध में पराजित कर दिया, यानी कि उनको हरा दिया और फिर मगध में उसके साम्राज्य को यानी अंग को मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मगध बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। उन्होंने बहुत सारे राज्यों को, जो और भी उस टाइम पे जो 16 महाजनपद थे उनको और छोटे छोटे राज्यों को भी अपने में मिला लिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वहाँ के जो शासक थे वो भी काफी पावरफुल थे। मगध भी काफी ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। तो अभी हम और देखेंगे इसमें कि मगध के बारे में, कि मगध में कौन था और मतलब वहाँ पे ऐसी क्या क्या चीजें थी जो इतना वो शक्तिशाली था। तो अंग राज्य की भी पहले बात कर लेते हैं। अंग राज्य, यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कर्ण को भी माना जाता है, यानी कि जो महाभारत काल था, महाभारत काल में जो कर्ण थे, कर्ण को अंग प्रदेश का है, यानी कि जो अंग देश है ना, इसका राजा भी माना जाता है। किसमें? महाभारत के अनुसार, जो महाभारत ग्रंथ है और उसके अनुसार ये माना जाता है कि महाभारत टाइम में अंग प्रदेश के जो राजा थे वो कौन थे? कर्ण थे। नेक्स्ट है मगध। मगध बिहार के पटना व गया जिले में स्थित है, यानी कि जो मगध है वो पहले पटना और गया जिले के आसपास का जो एरिया था उसमें स्थित था। अभी भी मगध नाम नहीं है, अब बिहार पटना इस तरीके से नाम है कि बिहार है, उसकी जो राजधानी है वो पटना है। ये 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौन? मगध। मगध जो था वो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसने धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को अपने में मिला लिया था, अपने में समाहित कर लिया था। जैसे अंग को कर लिया था, इस तरीके से अन्य जो महाजनपद थे उनको भी अपने में मिला लिया था। इसमें हम क्या देखते हैं? इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह यानी कि अभी जो वर्तमान में है वो राजगीर के नाम से है। वर्तमान में राजगीर है, उस टाइम पे राजगृह था और इसका जो मतलब होता था, जैसे कि इसकी जो मीनिंग होती थी राजगीर या राजगृह, राजगृह का मतलब होता है राजाओं का घर। तो उस टाइम पे मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी और अभी अगर हम आधुनिक की बात करें यानी राजगीर। महाभारत पुराणों से जानकारी हमें इसके बारे में प्राप्त होती है। जो मगध है, मगध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभारत और पुराणों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में भी इसी क्षेत्र को क्रिकट कहा गया है। जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें मगध क्षेत्र को क्रिकट कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रिकट कहा गया है मगध क्षेत्र को। गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में आने के कारण जो मगध था वो काफी ज्यादा उपजाऊ था, क्योंकि ये जो मगध है गंगा
नदी के निकट स्थित है, यानी कि जो गंगा नदी घाटी है उसके क्षेत्र में ये आता है। तो जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है काफी ज्यादा उपजाऊ थी। इसकी राजधानी हमने अभी बात किया कि राजगृह उस टाइम पे थी, अभी जो राजगीर है। लेकिन हाँ, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र कर दी गई थी। पाटलिपुत्र कर दी गई थी, जिसको आधुनिक में पटना बोला जाता है। इसकी जो ऐतिहासिक महत्व की अगर हम बात करें तो ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है, यानी कि जो मगध था वो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था, जिसके कारण गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण? ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा था, जिसके कारण इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, जो कि सामयिक सुरक्षा का एक प्रतीक था। यानी कि जब चारों तरफ से वो पर्वतों से घिरा हुआ है तो एक तरीके से सेफ्टी हो रही है ना। सेफ्टी मतलब कोई एंटर नहीं कर सकता था जल्दी से, सिक्योरिटी का काम जो ये पर्वत था वो कर रहा था। जंगली क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जंगली क्षेत्रों में यहाँ पे हाथी उपलब्ध थे, जो सैनिक के रूप में काम करते थे। जैसे कि सेना में जाते थे ना, जानवर भी जाते थे युद्ध करने उस टाइम पे, मतलब जानवरों को लेके जाते थे। तो जैसे घोड़े पे, हाथी पे इस तरीके से बैठ के जाते थे, तो सेना का ही एक अंग था उस टाइम पे हाथी। तो हाथी भी वहाँ पे एक महत्वपूर्ण अंग थे सेना के। लोहे की खदानें भी यहाँ पे अच्छी थी, जिससे कि हथियार बनाने में आसानी होती थी। और ऐतिहासिक महत्व है, वो महत्व को किससे जोड़ा गया है? यहाँ पे जैन व बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक महत्व को जोड़ा गया है। जो लेखक है, कई लेखक है, उनके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा यहाँ के अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। यानी कि लेखकों के अनुसार बिंबिसार अभी हमने ऊपर भी बात किया था कि उन्होंने कैसे जो अंग महाजनपद था उसको अपने में युद्धों से मिला लिया था, उसको हरा के। तो जो अंग थे, अंग राजा को जिसने हराया कौन था? बिंबिसार। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो प्रसिद्ध राजा थे यहाँ के महत्वाकांक्षी शासक थे। नेक्स्ट है कुरु। जो कुरु है ये परंपरा अनुसार ये युधिष्ठिर के परिवारों के राजा के द्वारा शासित था। यानी कि कहा गया है कि जो युधिष्ठिर थे महाभारत टाइम में, जो युधिष्ठिर थे उनकी फैमिली यहाँ के शासक थे। यानी कि उनकी जो फैमिली थी युधिष्ठिर के, वो सारे यहीं पे रहते थे, यहाँ के शासक थे। और राजधानी जो थी इसकी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय ये जो राज्य था कुरुसा, ये काफी छोटा था, लेकिन उनके बाद जो था ये गणराज्य में परिवर्तित हो गया था। और ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के समय ये छोटा राज्य था, जिसका मुखिया कौन था? कौरव्य था। इसका जो मुखिया था कौन था? कौरव्य था। जैन स्रोतों उत्तराध्ययन, जो जैन स्रोत है एक उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के जो राजा थे इशुकर की उल्लेख मिलता है। यानी कि इशुकर एक राजा था, और जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? एक जैन धर्म है उत्तराध्ययन सूत्र, उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम में यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? इशुकर। नेक्स्ट है अवंती। अवंती जो है ये एमपी के आधुनिक मालवा क्षेत्र में स्थित है। ये जो अवंती कहाँ पे स्थित है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र है उसमें स्थित है। और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये इनको दो भागों में डिवाइड करती है। एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती है उसकी जो राजधानी है कौन सी है? उज्जैनी। उस टाइम पे उज्जैनी बोलते थे, अभी कौन है? उज्जैन। अभी वर्तमान में हम बात करें तो उज्जैन बोलते हैं, उस टाइम पे उज्जैनी बोलते थे। और जो दक्षिण अवंती थी उसकी जो राजधानी थी वो थी महिष्मती, या फिर महिष्मती बोल सकते हो। महिष्मती या महेशमती दोनों ही वर्ड है, कहीं कहीं पे आपको महिष्मती मिल जाता है, कहीं पे महिष्मती मिलता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये जो महिष्मती है इसको आधुनिक महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ के जो उस टाइम पे शासक थे कौन थे? प्रधोत यहाँ के शासक थे। और इनका मगध, वत्स, कौशल इन तीनों ही महाजनपदों के साथ, यानी कि इन तीनों ही राज्यों के साथ संघर्ष चलता रहा। अगर हम बात करें इन दोनों राजधानियों की तो ये दोनों ही राजधानियां उत्तर भारत की ओर दक्कन से और पश्चिमी समुद्र के तट से बंदरगाहों से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि ये बोला गया है कि जो ये दोनों राजधानी है ये उत्तर भारत के एक और दक्कन से और पश्चिमी समुद्र तट
जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग, यानी कि जो व्यापारिक मार्ग है उसको जोड़ने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट आता है सुरसैन। जो सुरसैन है ये यूपी में स्थित था। अभी भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, अभी भी उत्तर प्रदेश ही नाम है, लेकिन उस टाइम पे इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और अभी भी मथुरा का नाम मथुरा ही है, कोई चेंज नहीं, मथुरा ही है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अवंती पुत्र सुरसेनों का शासक था, यानी कि जो बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है कि जो अवंती पुत्र है सुरसेना यानी सुरसेनों का शासक था, और बुद्ध का भी वो अनुयायी था। जो ये सुरसेन है उसी में बोला गया है कि वो जो था वो अवंती पुत्र था, उसका शासक था, और वो बुद्ध का भी, जो महात्मा बुद्ध है उनके भी अनुयायी यानी कि शिष्य, स्टूडेंट कह सकते हो इंग्लिश में, तो शिष्य बोला गया है, अनुयायी था वो। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंश से जोड़ा गया। जो महाभारत है, जो पुराण है, महाभारत है, उसमें जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो शासन कर रहे थे जो वंश, उस वंश को यदुवंश कहा गया। और ये भी कहा गया मथुरा में जो शासन करते हैं जो भी राजवंश है वो कौन है, यदुवंशी है। यानी उनके कहने का मतलब था कि जो मथुरा में जो राजवंश थे जिन्होंने ये शासन किया वो कौन थे, यदुवंशी थे। अब हम बात करते हैं सुरसैन। तो सुरसैन यूपी में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अवंती पुत्र सुरसेनों का शासक था और बुद्ध का एक अनुयायी था। यानी कि जो बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या कहा गया है कि जो अवंती पुत्र था वो सुरसेनों का शासक था और बुद्ध का अनुयायी भी था, यानी कि शिष्य था। महाभारत और पुराणों में इस स्थान को यादव वंश से जोड़ा गया था, जिसमें वृष्णि भी एक कुल था। महाभारत और पुराणों जो है, महाभारत और पुराण जो है उसमें इस स्थान को यादव वंश से जोड़ा गया था, और जिसमें ये बोला गया था जो वृष्णि है वो भी एक कुल है, और जिसमें कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उनके कहने का मतलब ये है कि जो यादव वंश है उसी में से एक जो कुल है वृष्णि है, और जिसमें जो कृष्ण जी है ना उनका भी जन्म उसी में हुआ था। और मथुरा के जो राजवंश है उनको यदुवंश भी कहा गया, और उन्हें ये बोला गया जैसे कि यहाँ के जो राजवंश है उन यदुवंशी है। और हाँ, यहाँ पे अवंती पुत्र होने से ऐसा लगता है जैसे कि जो सुरसेन है और अवंती है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी बात किया ना कि अवंती पुत्र सुरसेन, तो यहाँ पे मतलब अवंती पुत्र एक वर्ड आ रहा है, तो अवंती पुत्र मतलब ये वर्ड से ऐसा लगता है जैसे कि जो अवंती है यानी जो अवंती राज्य था, और सुरसेन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सुरसेन और अवंती के दोनों के बीच में कोई संबंध रहा होगा, हो सकता है वैवाहिक संबंध रहा होगा, जिसके कारण मतलब जैसे ये अवंती पुत्र कहा गया, तो ये भी एक ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक वर्ड बोला गया अवंती पुत्र, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि उन दोनों के बीच यानी अवंती और सुरसेनों के बीच कोई वैवाहिक संबंध रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा अस्मक। ये उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित था। जो अस्मक था ये उत्तर भारत में स्थित था, यानी कि ये जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, यानी कि दक्षिण भारत में ये इकलौता ऐसा राज्य था जो एक महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी थी पोटली थी। कुछ बौद्ध स्रोत है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो स्रोत है उनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो महाजनपद था यानी कि जो अस्मक था ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और ये जो पोटली है, पोटली को अभी वर्तमान में यानी आधुनिक बोधन से चिन्हित किया गया है। इस राज्य के राजा जो थे इक्ष्वाकु वंशज के थे, यानी यहाँ जो राजा थे वो कौन से वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। और अस्मक जो था, अस्मक और अवंती इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, युद्ध होते थे, लेकिन इन्होंने बाद में अवंती को अपने अधीन कर लिया था। तो जो अस्मक था यहाँ के ये जो था एक दक्षिण भारत का, अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे ये यहाँ जो था दक्षिण भारत में स्थित था, और अवंती के साथ इसके युद्ध होते रहे थे और इसने अवंती को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है गंधार। गंधार जो था इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला राजधानी थी, जो कि काफी प्रसिद्ध थी। और हाँ,
ये ज्ञान व व्यापार के लिए काफी जानी जाती थी। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय खोले गए थे वो तक्षशिला में ही खोले गए थे। तक्षशिला खुद एक राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? गंधार की राजधानी थी। गंधार के अंतर्गत पाकिस्तान का आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिला और कश्मीर की घाटी आती थी। जो गंधार थी ये कहाँ पे थे? ये आउट ऑफ इंडिया था, यानी कि ये इंडिया के अंदर नहीं था। जैसे कि देखो, ये इंडिया है, इंडिया का मैप मैंने सिर्फ छोटू सा बनाया, तो यहाँ पे नहीं था, ये इस साइड था। और इधर ही कंबोज भी था। तो जो कंबोज था और ये गंधार, ये दोनों ऐसे महाजनपद थे जो कि आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर थे। तो ये किसके, गंधार किसके अंतर्गत आते थे? पाकिस्तान के जो आधुनिक पेशावर, अभी जिसको वर्तमान में पेशावर कहते हैं, और रावलपिंडी जिला और कश्मीर की घाटी में ये आती थी। तक्षशिला अध्ययन व व्यापार के प्रमुख केंद्र था। जैसे कि इसमें बताया, वहाँ पे काफी अच्छा जो व्यापार था और अध्ययन, वहाँ पे यानी ज्ञान कह लो या फिर अध्ययन कह लो, तो इन दोनों के लिए वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। और सबसे पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे यहीं पे किए गए थे। पुकुसती या पुष्कर सेन, ये 6ठी सदी में यहाँ के प्रमुख शासक थे। मतलब जो पुकुसती है, इनका नाम पुष्कर सेन, कहीं पे पुकुसती मिलता है, कहीं पे पुष्कर सेन मिलता है, तो ये दोनों जो नाम एक ही का है। तो यहाँ के ये प्रमुख शासक थे और इन्होंने अवंती को हरा दिया था। और इसके जो संबंध थे वो मगध के साथ काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन अवंती को हरा दिया था। नेक्स्ट आता है बज्जी। बज्जी का मतलब ये क्या है? पशुपालक। बज्जी जो नाम है, बज्जी का जो शाब्दिक अर्थ है पशुपालक है। यहाँ 8 या 9 राज्यों का संघ था। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 8 था या 9 था, तो कुछ स्रोतों में हमें 9 देखने को मिलता है, कहीं पे 8 मिलते हैं। तो ये जो था 8 या 9 राज्यों का संघ था। लेकिन हाँ, जो 8 का अगर मेन की हम बात करें कि ये 8 का था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? अठकुलिक कहते थे। अगर हम बात करें 8 संघों के, तो जो 8 संघों के जो समूह थे तो उनको क्या बोला जाता था? अठकुलिक कहा जाता था। जो बज्जी था ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित था। और इन 8 कुलों में बज्जी, लिच्छवी और विदेह ज्ञात्रिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। जो बज्जी थे ये 8 कुलों का समूह था, 8 कुलों का संघ था। तो इसमें जो थे 8 में कौन कौन से थे हम वो देखते हैं। इसमें 8 में पहले 4 है, बज्जी, लिच्छवी और विदेह ज्ञात्रिक। ये जो 4 थे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और इनके जो अन्य कुल थे जैसे उम्र, भोग, कोक, ऐच्छिक। उम्र, भोग, कोक, कौरव, उम्र, भोग, कौरव और ऐच्छिक। ये जो 4 है इनके बारे में हमें ज्यादा विशेष इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यानी कि जो 4 है पहले के, उनके बारे में तो काफी ज्यादा जानकारी और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन जो 4 है जैसे उम्र, भोग, कौरव, ऐच्छिक, तो जो ये 4 है इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी या फिर कह सकते हैं कि इनके बारे में ज्यादा स्रोत हमें प्राप्त नहीं है। लिच्छवियों को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो लिच्छवी गणराज्य थे, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किसको सबसे पहले गणतंत्र माना गया था। जो लिच्छवी गणराज्य है इसको विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। महावस्तु से हमें ये ज्ञात होता है कि जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। तो ये थे आपके पूरे 16 महाजनपद, जो मैंने एक एक करके आपको डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक दो बार दोबारा से देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई नो कि ये याद करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये 16 महाजनपद है। तो मेनली जो मैंने मोटे मोटे पॉइंट है वही बताए हैं जो आपको याद रखने, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। हाँ, तो इन गणराज्यों के अलावा जो बुद्ध काल में थे 16 महाजनपदों के अलावा और भी यहाँ पे गणराज्य स्थापित किए गए थे। जो देखो, बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणराज्य भी अस्तित्व में हमें आए हैं कि ऐसा प्रमाण मिलता है। यानी 16 महाजनपद तो थे, इसके अलावा कुछ गणराज्य भी बनाए गए थे। तो वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। जो कपिलवस्तु के जो शाक्य, इसकी जो जानकारी है, इसकी जो पहचान की गई है, कहाँ पे की गई है? नेपाल के तराई जगह में, यानी जो नेपाल का जो तराई वाला इलाका है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि वो वहां पे स्थित था। सुमसुमार पर्वत के भग,
ये मिर्जापुर की जो जिले है, जो मिर्जापुर का जो जिला है जिसको अभी वर्तमान में चुनार बोलते हैं, यहाँ पे उसकी पहचान की गई है। थर्ड है अल कप्पक के बुली। ये शाहबाद और मुजफ्फरपुर के बीच वाला एरिया है। जो शाहबाद और मुजफ्फरपुर है ये बिहार का ही स्थान है, बिहार के क्षेत्र है, बिहार के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहचान की गई है। केसपुर की कलम, ये कोस्टल के पश्चिम जो इलाका था वहाँ पे ये स्थित था। वहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ पे ये गणराज्य था। रामगढ़ के कौलिये, रामगढ़ के कौलिये, ये साकेत के पूर्व में था, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी गोरखपुर में पहचान की गई है। कुशीनगर के मल, कुशीनगर में इसकी पहचान की गई है। पावा के मल, पावा आधुनिक कुशीनगर के जो जिले में स्थित है, परोना नामक स्थान से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पिपलीवन के मोरिये, ये गोरखपुर जिले में कुसमही के पास स्थित जो राजधानी नामक ग्राम से इसकी पहचान हमें मिलती है। यानी मिलने याद रखो तो गोरखपुर से इसकी जो जानकारी है, इसकी जो पहचान की गई है गोरखपुर में की गई है। इसकी पिपलीवन के मोरिये। मिथिला के विदय, मिथिला नाम से पता चल रहा है कि बिहार है, तो ये बिहार के जो जिले हैं भागलपुर और दरभंगा, वहाँ पे इस गणराज्य की पहचान की गई है। वैशाली के लिच्छवी, ये बुद्ध काल का बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। तो ये थे 10 गणराज्य जो महाजनपद के अलावा ये अस्तित्व में आए और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। और जैसे कि वैशाली के मिल जाते हैं और मिथिला के मिलते हैं, जैसे भागलपुर से है। पावा के मिलते हैं कुशीनगर में जिले में जो स्थित है परोना नामक स्थान, वहां से हमें जानकारी मिलती है। इस तरीके से इन गणराज्यों की जानकारी कहीं कहीं से हमें मिलती है। इससे यानी कि इसका जो प्रमाण है, यानी कि महाजनपद के अलावा भी गणराज्य बनाए गए होंगे। तो ये हमारे जो टॉपिक थे महाजनपद और गणराज्य, जो छोटा सा एक टॉपिक था उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि गणराज्य बनाए गए थे महाजनपद के अलावा। और इसी के साथ ये महाजनपद कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि नहीं इसको इस तरीके से बताया जाना चाहिए, तो आप कमेंट में बताएं कि मैं और क्या क्या चीजें आपके लिए ऐड कर सकती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।